हाँ जी सर, चलो आ जाओ, क्लास शुरू करते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्लास शुरू करते हैं सर, आ जाओ। आ गए क्या? हाँ सर। सर सुनो ना, कुछ और कॉन्सेप्ट्स बताओ ना, थोड़ा अच्छा लग रहा है। सर एक चीज आपको पता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है, उसमें जो एक क्लॉज होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज, उस ऑब्जेक्ट क्लॉज में, वो जो ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है उसमें जो ऑब्जेक्ट्स लिखे होते हैं ना, उसके बाहर का काम अगर तुम जाकर के करोगे, उसके अगर बाहर जाकर के तुम काम करोगे, तो उस एक्ट को क्या कहते हैं पता है? उसको कहते हैं अल्ट्रा वायरस एक्ट। Any activity that you do which is beyond the objective of this memorandum is called as ultra virus act. सर अल्ट्रा वायरस और इंट्रा वायरस में क्या फर्क होता है? बचपन में अपन ने पढ़ा था, अल्ट्रा वायरस और इंट्रा वायरस में क्या फर्क होता है। अब एक बात समझना सर, ध्यान से समझा रहा हूं, ठीक है, एकदम ध्यान से समझना। ये काम है जो कंपनी कर सकती है, ठीक है, उसके अलावा कोई भी काम कंपनी नहीं कर सकती। तो ये जो काम जो कंपनी नहीं कर सकती, अगर वो काम कंपनी कर रही है तो उसको कहते हैं अल्ट्रा वायरस एक्ट। और ये जो काम कंपनी कर सकती है उसको कहते हैं इंट्रा वायरस एक्ट। करेक्ट है ना सर? करेक्ट है ना? अब सर वायरस में भाई, वायरस ओ भाई वो वाला वायरस नहीं लिखना, बम भोले बम बम, वो वायरस नहीं है, वायरस है, वायरस, वायरस वाला वायरस, ठीक है। अब एक बात समझो, एक कंपनी, जब हम कहते हैं कि एक कंपनी कोई काम कर सकती है, मान लो कंपनी लोन उठा सकती है। कहां से लोन उठाएगी सर? मान लो एसबीआई बैंक से लोन उठा रही है कंपनी, मान लो एसबीआई बैंक से लोन उठा रही है, तो एसबीआई बैंक के साथ आपको लोन अग्रीमेंट करना पड़ेगा। आपको लोन अग्रीमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। अब जब लोन अग्रीमेंट कर रहे हो तो एक तरफ तो एसबीआई साइन करेगा, दूसरे तरफ कंपनी के बिहाफ में साइन करने के लिए कोई बंदा चाहिए होता है। वो बंदा कौन होता है जो कंपनी के बिहाफ में यूजुअली साइन करते हैं? यूजुअली उनको हम कहते हैं डायरेक्टर्स, बिकॉज डायरेक्टर्स कंपनी का काम करते हैं बेसिकली। बिकॉज देखो कंपनी के हाथ पैर ये सब नहीं होते हैं, तो कंपनी के बिहाफ में कौन काम करता है? डायरेक्टर्स। अब सर मान लो, क्या कंपनी लोन ले सकती थी? बिल्कुल लोन ले सकती थी, पर क्या ये डायरेक्टर जिसने साइन किया, मान लो इन्होंने बोला था कि यश जो है डायरेक्टर सिर्फ वही साइन कर सकता है, उसके अलावा कोई भी और डायरेक्टर है, मान लो स्नेहा डायरेक्टर है तो स्नेहा साइन नहीं कर सकती, मान लो ऐसा कहा गया था। कहां कहा गया था सर? इन्होंने खुद से आर्टिकल्स बनाया, आर्टिकल्स में इन्होंने लिखा कि जितने भी लोन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो यश साइन करेगा, उसको यश के अलावा कोई और डायरेक्टर नहीं साइन कर सकता। पर हुआ क्या सर? हुआ ये कि एसबीआई से जब इन्होंने लोन लिया ना, तो उसके डॉक्यूमेंट में यहां पे यश की जगह स्नेहा ने साइन कर दिया। स्नेहा ने यश को पकड़ा और बोले कैसे नहीं करने देगा बे, और उसने साइन कर दिया। तो सर अभी अगर एक काम इंट्रा वायरस है, इंट्रा वायरस के मतलब क्या? कंपनी के पावर में है पर एक डायरेक्टर नहीं कर सकता था, दूसरे डायरेक्टर कर सकते थे, तो ये जो गलती होती है ना, इसको तुम रैटिफाई करवा सकते हो। रैटिफाई मतलब क्या? रैटिफाई मतलब माफी करवा सकते हो। मतलब क्या सर? एक रैटिफिकेशन मतलब क्या होता है? एक बार जिंदगी भर के लिए कॉन्सेप्ट बना लो, रैटिफिकेशन मतलब क्या होता है सर? रैटिफिकेशन मतलब क्या होता है? अगर मैंने घर पे पापा को आके बोला पापा मेरे को लव मैरिज करना है, और जो लड़की है ना वो सेम कास्ट की नहीं है, अब मेरे को शादी करने दोगे क्या? तो पापा ने बोला नहीं। तो मैं क्या किया? मैं गया बाहर और मैंने कर ली कोर्ट में शादी, और मैं घर में आ गया लेकर के बहू को, और पापा को मैंने बोला पापा कोर्ट में शादी हो गई है, अब मुझे माफ करो और इनको स्वीकार कर लो। तो उन्होंने बोला चल ठीक है, अब शादी हो ही गई तो क्या करना, कहां तेरे को छोड़ूंगा मैं, चल आजा कोई बात नहीं। इसको कहते हैं पापा ने रैटिफाई कर दिया शादी को। पर अगर पापा बोले चल चल निकलते बन, दिखना मत ये घर में दोबारा, तो उसको कहते हैं पापा ने रैटिफाई नहीं किया। तो सर यहां पे पापा कौन हो जाता है? यहां पे रैटिफिकेशन की जब बात होती है तो पापा हो जाते हैं हमारे शेयर होल्डर्स। ये कंपनी किसकी है? ये कंपनी शेयर होल्डर्स की है। तो सर अगर शेयर होल्डर्स की कंपनी है तो शेयर होल्डर्स रैटिफाई करेंगे। शेयर होल्डर्स को आप जाके बोलोगे कि शेयर होल्डर देख हमने यश को पावर दिया था, पर यश के जगह हां अब्बू नहीं मानेंगे, यश के जगह स्नेहा ने साइन कर दिया, सॉरी गलती हो गई माफ कर दोगे क्या? शेयर होल्डर माफ कर सकते हैं। पर सर एक बात समझो, पापा ने बोला था शुभम देख तू मारवाड़ी है, तू अगर मारवाड़ी से थोड़ा इधर उधर चले जा, थोड़ा आगे पीछे चले जा, अगर तू वहां जाके शादी करेगा तो मैं रैटिफाई कर भी दूंगा। पर तू अगर ऐसे ही कास्ट की लेके आया जो हमको बिल्कुल नहीं पसंद, अभी मैं नाम वाम कुछ नहीं लूंगा ऐसा, पर अगर कोई ऐसी कास्ट की लेके आया जो एकदम ना है, प्रोहिबिटेड है, अगर तू उसको लेके आया ना तो कतई रैटिफाई नहीं करेंगे।
तो सर इसको हम कहते हैं अल्ट्रा वायरस एक्ट। अगर कंपनी का बहुत गंदा समझाया सर, मैंने बहुत गंदा समझाया पता है मेरे को, सुनो पर एक बार मेरी बात सुन लो, कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा सर। दो एक्ट होते हैं, इंट्रा वायरस अल्ट्रा वायरस। इंट्रा वायरस में क्या होता है, कंपनी कर सकती है लेकिन किसी और ने कंपनी से, किसी और ने गलती से कर दिया कंपनी के बिहाफ में, तो वो रेटिफाई हो सकता है। लेकिन अल्ट्रा वायरस एक्ट ना रेटिफाई कभी नहीं हो सकता। पर सर कंपनी ने बोला, जैसे कि कंपनी का अल्ट्रा वायरस का एग्जांपल दो ना सर, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये कंपनी है, इसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दो चीज लिखा है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चलो एक ही चीज लिखा है कि कंपनी ना फाइनेंस का बिजनेस करेगी। फाइनेंस का बिजनेस मतलब क्या, कंपनी लोन बांटेगी सबको, कंपनी लोन बांटेगी। और उसमें लिखा है जब फाइनेंस का बिजनेस आप करोगे ना, आप कर सकते हो लेकिन आप कोई ट्रेडिंग वगैरह का बिजनेस नहीं कर सकते। अब ये कंपनी क्या बोली, जिस दिन कोरोना वायरस हुआ ना, तो कंपनी बोली मैं अचानक से मास्क बेचने लग जाऊंगी। उसने बोला कौन शेयर होल्डर से बुला करके अप्रूवल लेगा, हमको अप्रूवल नहीं लेना है, हम मास्क बेचने लग जाते हैं, हम मास्क बेचने लग जाते हैं। तो कंपनी मास्क बेचने लग गई। उसके बाद जब क्या हुआ समझना सर, कंपनी ने ना कनॉट प्लेस में, दिल्ली में एक जगह है, दिल्ली में कनॉट प्लेस एक जगह है, वहां पे एक वेंडर को ना 1 लाख मास्क बेचा, 1 लाख मास्क बेचा। अब सुनना मेरी बात ध्यान से सर, मैं आपको दो कॉन्सेप्ट एक साथ समझाऊंगा। सुनना क्या हुआ, कंपनी मास्क बेचने के लिए उसके मेमोरेंडम से अलाउड नहीं था, पर कनॉट प्लेस में उसने वेंडर के हाथ पे क्या करा, वेंडर्स के नाम पे मास्क बेचा, वेंडर्स को बहुत सारे मास्क बेचे, 1 लाख मास्क बेचे, बहुत सस्ते दाम में दिया सर। पर बाद में जब वेंडर ने ले लिया और उसने बेचना शुरू किया ना, तो उसको मार्केट में पता चला ये जो क्वालिटी है ना मास्क की, बहुत ही घटिया है। अब ये वेंडर कह रहा है कि मैं जाकर के केस फाइल करूंगा। तो कंपनी कह रही है केस फाइल ही नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि भाई ये जो एक्ट हमने किया है ना, ये हमारे ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर है, ये हमारे ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर है, ये अल्ट्रा वायरस एक्ट है। और अल्ट्रा वायरस एक्ट ना वॉइड होता है। वॉइड मतलब क्या, इसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होती, कंपनी तो हाथ खड़े कर देगी, बोलेगी हम जिम्मेदारी नहीं है, ये तो एक्ट अल्ट्रा वायरस एक्ट है। तो अब एक बात बताओ सर, इस चीज में इस वेंडर बेचारे की क्या गलती, इसकी क्या गलती कि तुमने अल्ट्रा वायरस एक्ट किया, ऐसे तो कोई भी कंपनी बच जाएगी। तो सर इसकी क्या गलती है समझना, आपका जो मेमोरेंडम होता है, वो मेमोरेंडम आप आरओसी के पास फाइल करते हो। आपको पता है ना, मेमोरेंडम आप आरओसी के पास फाइल करते हो। जब आप आरओसी के पास फाइल करते हो ना, तो ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाता है। कौन से सेक्शन में लिखा है सर, सेक्शन 399, सेक्शन 399 है कंपनीज एक्ट का, जो कहता है जो आरओसी को डॉक्यूमेंट्स फाइल होते हैं ना, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और इनको कुछ आप फीस देकर के, कुछ आप फ्री में, कुछ आप फीस देकर के, कुछ आप फ्री में सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स एक्सेस कर सकते हो। तो भाई जब तू 1 लाख मास्क खरीद रहा था, तो तू इतना नहीं कर सकता जाकर के तूने पढ़ लिया और पढ़ के तूने देखा कि भाई ये तो फाइनेंस वाली कंपनी है, मास्क कहां से बेच रही है, मैं इससे मास्क नहीं लूंगा, और तू नहीं लेता। ये तो तेरी लापरवाही है, दिस इज योर नेग्लिजेंस दैट यू आर नॉट एबल टू डू द योर ड्यू डिलिजेंस। तो तेरी गलती है, तू गलत, पर कंपनी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। सर इसको क्या कहते हैं पता है, इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ, बताओ कौन बताएगा इसको क्या कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ, बताओ ना, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस मतलब क्या सर, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस मतलब क्या, डीम्ड नोटिस, मतलब हम ये मान लेंगे कि सबको पता है, अगर तुमने कोई डॉक्यूमेंट, अरे इंडोर मैनेजमेंट नहीं बाबा, इंडोर मैनेजमेंट पे आएंगे। कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है, अगर आपने आरओसी को कोई चीज जमा कर दी, तो इससे ये समझ लेना पब्लिक में अनाउंसमेंट हो गया। अभी सर कैसा होता है, कभी कभी मैं आपको बताता हूं कैसा होता है। कभी कभी ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई कार मिली, मान लो कोई कार मिली, और उनको ढूंढना है ये कार किसका है, उनको पता चला ये कार अक्षय कुमार का है। अब वो अक्षय कुमार को ढूंढ रहे हैं, उनको मिल ही नहीं रहा है। अभी उनको अक्षय कुमार को एक नोटिस भेजना है कि अक्षय कुमार आओ और अपनी कार ले जाओ। अब वो कैसे करेंगे सर, अक्षय कुमार का एड्रेस ही नहीं पता, तो वो क्या करेंगे, वो ना 2-3 न्यूज़पेपर में छाप देंगे कि हमको कार मिली है, कार अक्षय कुमार नाम के बंदे की है, जो भी अक्षय कुमार है वो बंदा आकर के मेरे से कार ले ले। सर जैसे ही आपने न्यूज़पेपर में छापा ना, आप ये समझ लेना आपने सबको कंस्ट्रक्टिव नोटिस दे दिया, दुनिया में सबको पता है ये कार अक्षय कुमार की है। अभी कल आकर के कोई होशियारी मारता है, अरे मेरे को पता ही नहीं था, बोले तेरी गलती है भाई, हमने तो न्यूज़पेपर में डाल दिया। आपके तेरे कान में आके बोले क्या भाई ये कार अक्षय कुमार की नहीं ना, हमने न्यूज़पेपर में डाल दिया, तेरी गलती है। इसको कहते हैं सर डीम्ड कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अब सर मैं आपको एक और पॉइंट समझाना चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट आपको मैंने ये बोला कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, वो आप रजिस्ट्रार के पास फाइल कर सकते हो, और जैसे ही आप रजिस्ट्रार के पास फाइल करोगे वो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एप्लीकेबल हो जाता है। और ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, इसमें जो ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, इसके बाहर अगर कोई काम कर रहे हो ना आप जाकर के, तो उसको अल्ट्रा वायरस कहते हैं। और अल्ट्रा वायरस एक्ट जो है ना सर, अल्ट्रा वायरस एक्ट जो है ना, वो रैटिफाई नहीं करवा सकते, कोई भी रैटिफाई नहीं कर सकता। अब सर मान लो
अगर कंपनी ने क्या किया, बोला, कंपनी ने बोला हाँ यार चलो हम मास्क नहीं बेच सकते, कोई बात नहीं, हमको शेयर होल्डर का अप्रूवल ले लेना चाहिए था। अब हम क्या करते हैं ना, अब हम शेयर होल्डर का अप्रूवल ले लेते हैं कि शेयर होल्डर हम ना मास्क बेच नहीं सकते, पर हम अभी मास्क बेच लेंगे, हम आपसे रैटिफिकेशन मांग रहे हैं क्योंकि हमने मास्क ऑलरेडी बेच दिया है 1 लाख। तो क्या शेयर होल्डर अप्रूव कर सकते हैं? सर अब भी तो आपने बोला ना रैटिफाई नहीं कर सकते, क्यों बार बार रिपीट कर रहे हो? दूसरा, कंपनी कह रहे 100% शेयर होल्डर का अप्रूवल करवाएंगे, जितने शेयर होल्डर आए ना सारे के सारे अप्रूव करेंगे। तो कैसे नहीं मानोगे? पूरे के पूरे कंपनी किसकी है भाई? शेयर होल्डर की। मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? तो मेरे को एक बात बताओ, अगर सारे के सारे शेयर होल्डर रैटिफाई करने के लिए राजी हो जाते हैं तो क्या रैटिफिकेशन हो जाएगा? नहीं सर, अगर सारे के सारे शेयर होल्डर्स भी मानेंगे ना तो भी रैटिफिकेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अल्ट्रा वायरस एक्ट इज वॉइड। अगर आपने ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर जाकर के कोई भी काम किया तो वो अल्ट्रा वायरस है, और अल्ट्रा वायरस एक्ट जो होता है वो वॉइड होता है, चाहे सारे शेयर होल्डर अप्रूव क्यों ना कर दें। अब सर समझो, पहले के केस में क्या हुआ करता था ना, पहले हम कहते थे एमओए में ये ऑब्जेक्ट क्लॉज है, ये ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर जो आप जा रहे हो ये यूवी एक्ट है, अल्ट्रा वायरस एक्ट है, और इसमें रैटिफिकेशन अलाउड नहीं है। पर सर आज के जमाने में ना ये प्रोविजन एकदम बकवास हो गया, एकदम इररिलेवेंट हो गया। क्यों? क्योंकि सर आज के जमाने में एमओए जो होता है ना ये ऑल्टर होता है, और ऑल्टर करने के लिए ना सिर्फ और सिर्फ आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है। तो आप क्या करो, आप रैटिफिकेशन वगैरह छोड़ो, 100% अप्रूवल छोड़ो, अगर आपको ऑब्जेक्ट्स में कुछ नई चीजें ऐड करनी है ना, आप 75% शेयर होल्डर का अप्रूवल लो और आपने अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में अमेंड कर दो। उससे क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज हो गया, अब आप मास्क भी बेच सकते हो। दुनिया कंपनी का कोई अस्तित्व ही नहीं है, कंपनी का कोई वो ही नहीं है, सैंक्टिटी ही नहीं है आज के डेट पे। ठीक है सर, तो 75% से आजकल हो जाता है, पर पहले ऐसा होता था सर आप रैटिफाई नहीं कर सकते। सर जब रैटिफिकेशन की बात आती है ना तो एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ आता है, एस्बरी रेलवे। बताओ तुम लोगों ने फाउंडेशन में पढ़ा है? सर ये केस लॉ तुमने एशबरी वाला केस लॉ फाउंडेशन में पढ़ा है? सर एस्बरी रेलवे कैरेज वर्सेस रिची का केस लॉ है, जो हाउस, सर सुनो ना, एस्बरी रेलवे कैरेज वर्सेस रिची का केस लॉ है जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने डिसाइड किया था, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने डिसाइड किया था। सर ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स क्या है? ये आप समझ लो यूके का, यूनाइटेड किंगडम का सुप्रीम कोर्ट है, समझ लो। वैसे कायदे से यूनाइटेड यूनाइटेड किंगडम का राज्यसभा है, पर आप अभी के लिए समझ लो उधर का सुप्रीम कोर्ट है। यह हाउस ऑफ द लॉर्ड्स है सर, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, ये उधर का सुप्रीम कोर्ट है। उस वाले केस लॉ में एशबरी रेलवे ब्रिज रेलवे कैरेज वर्सेस रिची के केस में ये पहली बार ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये निकल करके बाहर आया था कि अल्ट्रा वायरस एक्ट क्या होता है, और अल्ट्रा वायरस एक्ट अगर 100% शेयर होल्डर भी रैटिफाई कर देना तो भी वैलिड नहीं होता। ये इस केस लॉ में निकल करके आया था। सर ये केस लॉ में क्या हुआ था मैं आपको एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं, क्योंकि फाइन अपने इंटर लेवल पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता ये केस लॉ, पर है वैसे बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ। क्या है सर ये कॉन्सेप्ट समझना, एशबरी रेलवे ब्रिज कैरेज करके एक कंपनी थी जिसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इन्होंने ऑब्जेक्ट क्लॉज में बहुत सारी चीजें लिखी थी, बहुत सारी चीजें लिखी थी कि ये लोग रेलवे लाइंस ले करेंगे, रेलवे लाइंस बनाएंगे, ये लोग उसके अलावा रेलेवेंट उससे रिलेटेड काम सारा करेंगे। उसमें एक और काम इन्होंने लिखा था सर, जनरल कॉन्ट्रैक्टर का काम ये लोग करेंगे। जनरल कॉन्ट्रैक्टर का काम मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं या कॉन्ट्रैक्ट देते हैं उन लोगों का जनरल कॉन्ट्रैक्टर का काम करेंगे। अब क्या हुआ सर, ये जो एशबरी रेलवे कंपनी है ना, ऐश कंपनी जो मैं बोलूंगा, ऐश कंपनी जो है ना, इसके पास अचानक से काम का लोड बहुत ज्यादा आ गया। तो इन्होंने ना एक काम अपना आउटसोर्स करने का सोचा। आउटसोर्स मतलब क्या, अरे एक अपने को ना कॉन्ट्रैक्ट आया है, पॉइंट ए से पॉइंट बी अपने को रेलवे ब्रिज बिछाना है, तो अपन क्या करते हैं इसको आउटसोर्स कर देते हैं। किसको आउटसोर्स किया सर इन्होंने? आउटसोर्स किया रिची करके एक फर्म थी, रिची करके एक फर्म थी उसको आउटसोर्स किया। अब क्या हुआ समझना, रिची करके एक फर्म को आउटसोर्स किया तो रिची करके फर्म ना क्या हुआ, थोड़ा खर्चा करने के बाद उनके पास पैसों की कमी पड़ गई, बोले यार मेरे पास पूरा पैसा नहीं है। तो एशबेरी कंपनी ने क्या किया, इनको फाइनेंस भी दे दिया। फाइनेंस में बोला मान लो तुम 1 करोड़ रुपए रख लो, इस 1 करोड़ रुपए से तुम क्या करो, रेलवे ब्रिज बिछा दो और 1 करोड़ रुपए बाद में लौटा देना। फिर क्या हुआ सर, फिर जैसे ही तुमने ये फाइनेंस किया ना, शेयर होल्डर उठ के आ गए और शेयर होल्डर बोले भाई तूने फाइनेंस किया कैसे, तूने फाइनेंस किया कैसे, तेरे पावर में फाइनेंस कहां है? तो सर कंपनी कहती है कि अरे ये जनरल कॉन्ट्रैक्टर वाला प्रोविजन है ना, जनरल कॉन्ट्रैक्टर में फाइनेंस भी कवर हो जाएगा। कोर्ट ने बोला नहीं भाई, जनरल कॉन्ट्रैक्टर मतलब तू कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड काम कर, फाइनेंस पूरी अलग ही दुनिया है, तू फाइनेंस नहीं कर सकता, ऐसा हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा। पर सर हुआ क्या समझना, जब शेयर होल्डर्स ने बोला भाई तुमने अल्ट्रा वायरस एक्ट किया है, तो ये ऐश कंपनी जो है ना ये चलेगी रिची के पास और रिची को कहती है पैसे वापस करो।
क्योंकि हम हमारा अल्ट्रा वायरस एक्ट है, हम पैसे दे ही नहीं सकते, तुम हमारे पैसे वापस करो। अब रिची बोली भाई पैसे वापस करूंगी तो मैं ब्रिज कैसे बना के दूंगी, मैं बना नहीं पाऊंगी। तो ये चले गया कोर्ट पे, ये केस चला गया कोर्ट पे, हाउस ऑफ द लॉर्ड्स के पास, और उनको पूछा गया सबसे पहला सवाल ये कि क्या ये जो काम था, क्या ये अल्ट्रा वायरस था, क्या ये जो काम था ये अल्ट्रा वायरस था। तो हाउस ऑफ लॉर्ड ने बहुत सिंपल बोला कि भैया ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्लॉज है, इसमें जो जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स का काम तुमने लिखा है ना, इसमें फाइनेंस नहीं आता है, तो ये जो काम है ये अल्ट्रा वायरस है, यस दिस इज अल्ट्रा वायरस। और तो सर उसने ऑप्शन दिया कि अगर अल्ट्रा वायरस है तो क्या हम इसको रैटिफाई करवा सकते हैं, तो उसने बोला अल्ट्रा वायरस एक्ट रैटिफाई नहीं होता है। तो क्या हम 100% लोगों का शेयर होल्डर का अप्रूवल लेकर के रैटिफाई करवा सकते हैं, उसने बोला अगर सारे के सारे शेयर होल्डर एक कमरे में बैठ जाए ना और वो लोग बोले कि हम फाइनेंस करने के लिए अलाउ कर रहे हैं, तब भी आप फाइनेंस नहीं कर सकते। ऐसा हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने पहली बार बोला था, उसके बाद जाकर के ये कॉन्सेप्ट बना है सर, हमारे लिए लॉ बना है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। सर क्या आप मेरी बात समझे, क्या आप मेरी बात समझे? हाँ सर आप समझ गए। पर सर मेरे को एक बात बताओ, क्या इंट्रा वायरस काम जो होता है, इंट्रा वायरस मतलब जो एक कंपनी काम कर सकती है, क्या वो काम रैटिफाई हो सकता है? क्या इंट्रा वायरस एक्ट रैटिफाई हो सकता है? हाँ जी हाँ, इंट्रा वायरस एक्ट बिल्कुल रैटिफाई हो सकता है, बिल्कुल रैटिफाई हो सकता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब सर आ जाओ मेरे नोट्स में, द अल्टीमेट सोल्यूशन, एक बार डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस पढ़ो मेरे साथ। इन केस ऑफ अ कंपनी, whatever is not stated in the memorandum as the objects और पावर्स इज प्रोहिबिटेड बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। सर ये 4 पॉइंट और ये 4 पॉइंट अपने को याद करने। पहला कहता है कंपनी के केस में अगर कोई चीज, कंपनी के केस में अगर कोई चीज इन्होंने नहीं लिखा है मैम ऑब्जेक्ट्स में, तो वो प्रोहिबिटेड है। क्यों? बिकॉज ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस इज वॉइड एंड डज नॉट बाइंड द कंपनी। दो चीजें होती है, एक तो वॉइड है वो और उससे कंपनी बाइंड नहीं होता है, और तीसरा नीदर द कंपनी नॉर द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी कैन सू ऑन इट। सू ऑन इट मतलब क्या? ना ही एशबेरी रेलवे ब्रिज, रेलवे कैरेज और ना ही रिची ले जाकर के कोर्ट में इस अग्रीमेंट के बेसिस पे बात कर सकते हैं, क्योंकि वो अग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो है। ठीक है, तो नीदर द कंपनी नॉर द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी कैन सू ऑन इट, एंड फोर्थ द कंपनी कैन नॉट मेक इट वैलिड इवन इफ एवरी मेंबर असेंट्स टू इट। असेंट्स मतलब क्या? वो अपनी सहमति दे देते हैं। इफ दे अग्री टू इट इवन देन दे कैनॉट वेरीफाई, कैनॉट बी मेड वैलिड बिकॉज अल्ट्रा वायरस, दैट इज अल्ट्रा वायरस एक्ट कैनॉट बी रैटिफाइड। ये 4 पॉइंट है सर आपको याद करने। पहला पॉइंट क्या लिखा है कि अगर ऑब्जेक्ट क्लॉज में कोई चीज नहीं लिखी, कुछ नहीं लिखी है, तो उसके बाहर जाके कोई भी चीज करना प्रोहिबिटेड है। अगर आप कोई अल्ट्रा वायरस एक्ट करते हो तो एक तो वो वॉइड है, दूसरा वो कंपनी को बाइंड नहीं करेगा, तीसरा आप उस पर केस नहीं कर सकते, आप सू नहीं कर सकते उसके बेसिस पे, और फोर्थ उसको रैटिफाई नहीं करवा सकते। तो मैं इसको ऐसा कर देता हूं सर, फोर्थ पॉइंट रैटिफिकेशन का है, ये सू का है, ये वॉइड की बात करता है, और पहला पॉइंट प्रोहिबिटेड की बात करता है। पीवीआर, पीवीआरएस, पीवीआरएस, पी प्रोहिबिटेड, बी वॉइड होता है, आर रैटिफाई नहीं हो सकता, और एस उस पे सू नहीं कर सकते। सर ये क्यों याद करा रहे हो? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, ये 4 पॉइंट आपको ऐसे ही स्प्लिट करके लिखने पड़ेंगे। उसके बाद सर 2 इंपॉर्टेंट केस लॉ है। पहला केस लॉ है राजेंद्र नाथ दत्ता वर्सेस शैलेंद्र नाथ मुखर्जी का। सर क्या केस लॉज याद करने हैं? अभी तो बेटा 2 ही केस लॉ है, तो इसको याद कर लो। राजेंद्र नाथ दत्ता वर्सेस शैलेंद्र नाथ मुखर्जी, उस केस लॉ में क्या कहता है पता है? कि भैया अल्ट्रा वायरस एक्ट रैटिफाई नहीं हो सकता, पर अगर इंट्रा वायरस एक्ट है ना तो उसको आप रैटिफाई करवा सकते हो। एन एक्ट विच इज इंट्रा वायरस द कंपनी बट आउटसाइड द अथॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स, मान लो डायरेक्टर्स नहीं कर सकते थे फिर भी उन्होंने कर लिया, तो उसको रैटिफाई कर सकता है कंपनी, प्रॉपर फॉर्म में, प्रॉपर तरीके से उसको रैटिफाई कर सकता है। और हाउस ऑफ द लॉर्ड्स के केस में सर क्या हुआ था मैंने आपको बताया, सेम पॉइंट है, इसको एक बार रीड करना, कुछ नहीं समझ आएगा तो मेरे को बताना। बेसिकली बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में मत जाना, बस मुद्दे की बात समझ लेना। ठीक है, पर सर यहां पे मैंने एक नोट डाल रखा है कि द पर्पस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस हैज बीन डिफीटेड नाउ as the object clause can be easily altered by passing a special resolution by the shareholder। आप सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आराम से चेंज कर सकते हो। पर सर मेरे को एक बात बताओगे कि इससे प्रॉब्लम क्या हुई? मतलब सबसे पहले तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस आने की जरूरत ही क्या थी? मतलब तुम ऑब्जेक्ट क्लॉज पे अपने आप को रेस्ट्रिक्ट क्यों करना चाहते थे? क्योंकि भाई मेरे को एक बात बताओ, अभी ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये रिलायंस जियो है, ठीक है, रिलायंस जियो ने आज जा करके फेसबुक के पास गया और गूगल के पास गया और बोले भाई मैं ना टेलीकॉम का बिजनेस करना चाहता हूं और टेलीकॉम का बिजनेस की वजह से तुम मेरे को पैसे दे दो। ठीक है, तो उन्होंने तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्लॉज देखा, बोले टेलीकॉम का बिजनेस कर सकते हैं, अच्छा पेट्रोलियम का भी बिजनेस कर सकते हैं, हाँ हाँ ठीक है, ये लो तुम पैसे ले लो। अब सर इन्होंने कितना पैसा डाला? जितना भी पैसा डाला इनके पास 10% शेयर होल्डिंग आया। अब क्या होगा समझना, 10% शेयर होल्डर हो गए, एक तरफ बाकी 90% शेयर होल्डर है, वो आएंगे और ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करेंगे और बोलेंगे भाई मैं टेलीकॉम का बिजनेस नहीं करना चाहता, अब मैं चूड़ियां बेचूंगा। अच्छा है,
तुम बेचो, पर फेसबुक बोल रहा है भाई मेरे को चूड़ियों के बिजनेस में इन्वेस्ट ही नहीं करना था, मेरे को टेलीकॉम बिजनेस में इन्वेस्ट करना था। तो पहले सर पॉइंट ये था कि तुम ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर आसानी से जा नहीं सकते, पर अब ये प्रॉब्लम हो गया है कि तुम 75% रेजोल्यूशन पास करके वैसे भी ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज कर सकते हो। तो ये जो पूरा डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस एक्ट है, ये पूरा ही डिफीट हो गया। समझे सर? डिड यू अंडरस्टैंड? Did you understand why was there a need to restrict object clause के बाहर नहीं जाना, और क्यों वो आपको डिफीट कर रहा है? ये प्रोविजन आपको समझा सर? हाँ सर समझा। अब सर बहुत हो गए आर्टिकल की बातें, ये मेमोरेंडम की बातें बहुत कर ली। गंदी बात नहीं, वो नहीं, बहुत कर ली मेमोरेंडम की बातें, अच्छी बात। अब हम करेंगे आर्टिकल्स की बातें। कौन सा आर्टिकल सर? कितना स्टाइपेंड होना चाहिए, कहां से आर्टिकल शिफ्ट करनी चाहिए, वो नहीं सर। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट जिसको कहते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एओए। एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सर ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में कहां लिखा है? 4 में। सर देखो थर्ड क्लॉज क्या था? अच्छा चलो मैं ना आपका थोड़ा सा टेस्ट लेना चाहता हूं। मैं आपको सेक्शन नंबर बोलूंगा, आप मेरे को बताओगे वो सेक्शन नंबर कौन सा था। सेक्शन नंबर 269 किसके बारे में था? फटाफट सर फटाफट, जो लोग सो रहे हो उठ जाओ, मेरे को फटाफट बताओ सेक्शन 269 किसका था? सर रेपिटेशन का खेल है, पूरा रेपिटेशन का खेल है, रेपिटेशन कर लिया तो जिंदगी जिंदगी तुम्हारे हाथों में। सेक्शन 269 किसका था? बताओ फटाफट। प्रमोटर। 245, व्हाट वाज 245? 2 क्लॉज 45, गवर्नमेंट कंपनी। 2 क्लॉज 71, 2 क्लॉज 71, बताओ। 2 क्लॉज 71, पब्लिक कंपनी। 2 क्लॉज 85, 2 क्लॉज 85, 2 क्लॉज 85, स्मॉल कंपनी। कोई मेरे को बताएगा स्मॉल कंपनी में कौन सी वो दो चीजें हैं जो अपन देखते थे? कौन सी वो दो चीजें हैं जो अपन स्मॉल कंपनी में देखते हैं स्मॉल कंपनी डिफाइन करने के लिए? सर पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर। कितने से कम होना चाहिए सर? व्हाट वाज द फाइनल लिमिट? 2 करोड़, 20 करोड़। सर एंड था कि और था? एंड था कि और था? एंड था। 268 क्या है दोस्त? व्हाट वाज 268? व्हाट वाज सेक्शन 268? प्राइवेट कंपनी। व्हाट वाज सेक्शन 268? प्राइवेट कंपनी। व्हाट वाज सेक्शन 2 सबसेक्शन 6? व्हाट वाज सेक्शन 2 सेक्शन 2 क्लॉज 6? मेरे 5 क्रेडिट में से एक यूटिलाइज हुआ है, 4 बचे। 2 क्लॉज 6 क्या था? एसोसिएट कंपनी। सर सब्सिडरी कंपनी का क्या था? 2 क्लॉज। सब्सिडरी कंपनी का क्या था? 2 क्लॉज, 2 क्लॉज 87, 2 क्लॉज 87 आपके एसोसिएट कंपनी का था। सर कल ना एक स्टूडेंट ने मैसेज किया मेरे को, कहता है सर आपके ना समरी नोट्स में एक एरर है। मैंने बोला एब्सोल्युटली यार, प्लीज अप्रोच मी एंड टेल मी व्हाट आर द एरर्स, बिकॉज फर्स्ट वर्जन है ना, छोटे मोटे एरर्स मिल सकते हैं। पर उसने क्या बोला, सर एक ना बेयर एक्ट में लिखा हुआ है कि क्लॉज 1 ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 3, पर आपके समरी नोट्स में आपने लिखा है उसको 3, आपने लिखा है सेक्शन 3 2 1। तो सर ये तो गलत है ना? नहीं भाई, आप ना सेक्शंस को इसी तरह लिखते हो। आप लिखते हो पहले सेक्शंस, फिर ब्रैकेट में लिखते हो सब सेक्शन, फिर उसके बाद ब्रैकेट में लिखते हो क्लॉज, फिर उसके बाद ब्रैकेट में लिखते हो सब क्लॉज। इसी तरीके से रेफरेंस होता है। मान लो अगर सेक्शन 3 के 2 पॉइंट है, 1 और 2, उसके पॉइंट 2 में 3 क्लॉज है, 1 2 3, और उस 3 क्लॉज में थर्ड क्लॉज में 2 पॉइंट और है, ए और बी। तो मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा 3 क्लॉज 2.3 का पार्ट बी। अगर मैं इसके बारे में बोलना चाहता हूं ना, तो मैं ऐसे ही लिखूंगा सेक्शन 3 के सबसेक्शन 2 के क्लॉज 3 के सब क्लॉज बी में जो पॉइंट लिखा है, तो इसको ऐसे ही लिखते हैं सर। ठीक है, चलो गाइस। अच्छा वहां पे सेक्शन 7 होगा क्या? ऐसा कुछ था क्या? चलो गाइस, कम ऑन नाउ, अनलेस वहां पे कुछ और गलती थी। ठीक है, ओके प्रशांत, सुनो सर, मैं आपको आर्टिकल्स के बारे में बताने वाला हूं।
आर्टिकल्स द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर योर पेपर। आपके क्वेश्चन बैंक में कम से कम 5 क्वेश्चन आपको इस कॉन्सेप्ट पे देखेंगे। मेरी बात सुनो सर, सबसे पहले मेरे को बताओ आर्टिकल्स होता क्या है। मेमोरेंडम तो हम समझ गए, अलग 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 क्लॉजेस होते हैं। आर्टिकल्स में क्या होते हैं सर? आर्टिकल्स ना इंटरनल डॉक्यूमेंट्स होता है बेसिकली। उसमें आपके इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि भैया डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होगा, डायरेक्टर निकल जाएगा तो कितने दिन में अपॉइंट करना है, ये सारी चीजें ये सारी चीजें सर सुनो ना, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं आपके आर्टिकल्स में। इसमें ना बेसिकली आपकी कंपनी के मैनेजमेंट के लिए, कंपनी कैसे मैनेज होगी उसके लिए जो रेगुलेशंस बनते हैं ना, वो आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ होता है। अब सर मैं आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है वो तो एज प्रेस्क्राइब्ड होता है, मतलब आप जो रूल्स में लिखे होंगे बहुत सारी चीजें वो आप आर्टिकल्स में लिख सकते हो, उसके साथ एडिशनल मैटर्स भी लिख सकते हो। लेकिन सर आर्टिकल से रिलेटेड ना, जब आप सेक्शन 5 में आर्टिकल्स की बात करते हो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन आता है, प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट। प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट सर, प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट सुनो। अगर अभी नहीं सुनोगे ना दोस्त, अगर अगला 15 मिनट नहीं सुनोगे ना तो आपको नहीं समझ आएगा। और जो चीज मैं क्लास में बता दूंगा ना, वो अगर आप मेरे को डाउट पूछोगे तो मैं रिपीट भी नहीं करूंगा। मेरे को आपका चाहिए 100% अटेंडेंस। नींद आ रही है तो खड़े हो जाओ, 2 थप्पड़ मारो, अपने आप को मुंह धो करके आ जाओ, जो भी, लेकिन उससे अपनी नींद खोल लो। प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट क्या होता है सर? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ले आओ। बहुत सिंपल सी बात है, एक बात समझो सर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अगर मेरे को ऑल्टर करने का है ना, तो समझना मेरे को 75% वोट का जरूरत होता है। जैसे ही 75% शेयर होल्डर मान के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का एंट्रेंचमेंट, आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का ऑल्टरेशन हो जाता है। अब मेरी एक बात समझो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है ना, रिलायंस जियो में मान लो 100% शेयर होल्डिंग रखती है आज के डेट में, मान लो ऐसा है। अब क्या करो, रिलायंस जियो जो है ना फेसबुक और गूगल के पास साथ में गया और फेसबुक और गूगल को बोला भाई मेरे को थोड़े से पैसे दे दे। तो फेसबुक और गूगल ने बोला कितने पैसे? तो उसने बोला 4000 करोड़ रुपए दे दे। अच्छा दे देंगे 4000 करोड़, लेकिन बदले में कितना परसेंट स्टेक मिलेगा? तो उसने बोला 10% स्टेक ले ले। तो फेसबुक और गूगल ने बोला ठीक है चल। पर फेसबुक और गूगल को टेंशन ये था कि कल को कंपनी ना ऐसा नहीं हो कि बैंक लोन ले लेकर के 1000 करोड़ 1 लाख करोड़ का बैंक लोन ले लिया और फिर डूब गई कंपनी। तो हम ना तुम्हारे बैंक लोन पे कंट्रोल रखना चाहते हैं। तो हमने, फेसबुक और गूगल ने क्या किया पता है? रिलायंस जियो को बोला एक चीज, बोले रिलायंस जियो तुम्हारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में तुम एक क्लॉज डालो। क्या क्लॉज डालो? कि रिलायंस जियो जब भी बैंक लोन लेगी ना जब भी, तो रिलायंस जियो को फेसबुक और गूगल का अप्रूवल लेना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि देख भाई हम पैसा लगा रहे हैं ना, तो हमको तुमसे रिटर्न चाहिए। हम पैसा लगा रहे हैं तो हमको सेफ्टी चाहिए, हम नहीं चाहते कि तुम बहुत सारा बैंक लोन लेकर के बैठ जाओ। तो हमने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्लॉज डलवा दिया कि रिलायंस जियो ने क्लॉज डलवा दिया, हमने क्लॉज डलवा दिया कि रिलायंस जियो जब भी कल एसबीआई से बैंक लेगा, लोन लेगा या एक्सिस बैंक से लोन लेगा, तुमको जाके पहले फेसबुक और गूगल का अप्रूवल लेना पड़ेगा। भाई तुमने तो जोश जोश में डलवा दिया, पर क्या होगा समझना, तुम्हारे सामने रिलायंस जियो डाल देगा। जैसे ही 4000 करोड़ तुम्हारे बैंक अकाउंट में आएंगे, तुम क्या करोगे? वापस से शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाओगे और तुम बोलोगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अमेंड करना है, ये जो प्रोविजन है ये हमको डिलीट करना है, उसके लिए हम आपका अप्रूवल चाहते हैं। क्या आपका अप्रूवल है? सर अप्रूवल में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो बाकी 90% शेयर होल्ड करके बैठी है, वो बोलेगी अप्रूवल ग्रांटेड, और क्योंकि 75% से ज्यादा लोगों ने वोट कर दिया, तो ये जो क्लॉज है ये डिलीट हो जाएगा और फेसबुक और गूगल हाथ में कटोरा लेके बैठ जाएंगे, बोलेंगे भाई ये हमारे साथ क्या हो गया। तो सर ये एक प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? प्रॉब्लम का सलूशन है, आप ना चाहो ना तो इस क्लॉज पे ताला लगा सकते हो। आप चाहो ना तो इस क्लॉज पे ताला लगा सकते हो। क्या ताला बनाया है? माहौल। सर चाबी का जगह भी बनाया है, देखो कितना मस्त। आप इस क्लॉज पे ताला लगा सकते हो। जैसे आप पीडीएफ को प्रोटेक्शन मोड में डालते हो ना सर, प्रोटेक्शन मोड की, इसको कोई एडिट नहीं कर सकता, वर्ड फाइल को प्रोटेक्शन मोड में डालते हो, उसी तरीके से आप इस क्लॉज पे ताला लगा सकते हो। किस तरह का ताला? आप बोलोगे कि भैया देख, यूं तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन 75% वोट से एडिट हो जाता है, लेकिन इस क्लॉज के बारे में ना, इस क्लॉज के लिए हम एक एंट्रेंचमेंट प्रोविजन लगा रहे हैं। एंट्रेंचमेंट प्रोविजन मतलब क्या? अगर इस क्लॉज को तुमको चेंज करना है ना, तो तुमको
75% से ज्यादा वोट लगेगा। कितना वो तुम बताओ कि तुम 90% भी बोल सकते हो, तुम 100% वोट भी बोल सकते हो, तुम कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन तुम बेसिकली एक स्ट्रिक्टर प्रोविजन लगा रहे हो। स्ट्रिक्टर प्रोविजन मतलब तुम उस प्रोविजन को ज्यादा स्ट्रिक्ट कर रहे हो, ज्यादा स्ट्रिक्ट कर रहे हो, उसको कहते हैं सर एंट्रेंचमेंट क्लॉज। एंट्रेंचमेंट क्लॉज का मतलब क्या? आप अपने आर्टिकल्स के किसी प्रोविजन को अमेंड करने के लिए, अपने आर्टिकल्स के किसी प्रोविजन को अमेंड करने के लिए नॉर्मल से ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रोविजन लगा रहे हो, उसको कहते हैं सर एंट्रेंचमेंट क्लॉज। मतलब आपका आर्टिकल का वो पर्टिकुलर प्रोविजन जो है वो तभी ऑल्टर हो सकता है जब ज्यादा स्ट्रिक्ट कंप्लायंस हो। 75% तो नॉर्मल है, लेकिन उससे ज्यादा स्ट्रिक्ट कंप्लायंस होने पे ऑल्टर हो सकता है। इस तरह का एंट्रेंचमेंट प्रोविजन लगा सकते हो सर। कहां पे? अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। अब सर सवाल यह है एंट्रेंचमेंट प्रोविजन लगाएं कब? कब लगाएं सर एंट्रेंचमेंट प्रोविजन? तो सुनो, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन ना दो तरीके से ही लगा सकते हो। या तो तुमने जब कंपनी फॉर्म किया है, कंपनी फॉर्म किया है तभी फॉर्मेशन के वक्त तुम एंट्रेंचमेंट प्रोविजन लगा दो कि पूरा ही लगा दो कि पूरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अमेंड करने के लिए आपको एंट्रेंचमेंट प्रोविजन लगेगा। मान लो 100% वोट लगेगा, मान लो सारे शेयर होल्डर की सहमति लगेगी। या दूसरा, आप उसको बाद में अमेंड भी कर सकते हो। बाद में आपका जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बन गया उसको कभी भी अमेंड कर सकते हो। लेकिन अगर आप अमेंड करके एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाल रहे हो ना, मतलब मान लो आप आर्टिकल अमेंड करके यहां पे एंट्रेंचमेंट प्रोविजन घुसा रहे हो, तो एंट्रेंचमेंट प्रोविजन ऐड करने के लिए भी अगर आप पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, उस पर डिपेंड करेगा। अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो और आप अपने आर्टिकल में एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाल रहे हो ना, तो 100% शेयर होल्डर का अप्रूवल लगेगा। लेकिन अगर आप एक पब्लिक कंपनी हो तो 75% शेयर होल्डर का अप्रूवल लगेगा, उससे ज्यादा नहीं। नहीं समझे सर? क्या बोले? मैंने कहा देख भाई, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन ना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आता है। यहां पे मान लो हमने एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाला, क्या प्रोविजन है सर? हम ये कह रहे हैं कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यूं तो 75% वोट से एडिट हो जाता है, पर हम एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाल रहे हैं कि अब बेटा 100% वोट से एडिट होगा। पर ये प्रोविजन कब डालोगे सर? जब तुम पहली बार एओए बना रहे हो, जब तुम कंपनी फॉर्म कर रहे हो तब डाल लो। कंपनी जब फॉर्म कर रहे हो, जब कंपनी पहली बार बना रहे हो तब डाल लो। या तुम इसको बाद में अमेंड कर सकते हो। लेकिन अगर आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अमेंड करके एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डालने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप प्राइवेट कंपनी हो ना, तो आपको 100% शेयर होल्डर की सहमति लगेगी। लेकिन अगर आप पब्लिक कंपनी हो तो आपको 75% शेयर होल्डर की सहमति लगेगी। अगर 75% शेयर होल्डर अग्री कर जाते हैं तो आप एक एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाल सकते हो। उसमें आप लिख सकते हो कि आर्टिकल के प्रोविजन को चेंज करने के लिए मान लो हमको 100% वोट लगेगा। सर समझे क्या? थोड़ा बहुत भी? सर एक बार हाँ या ना बोलो ना, थोड़ा बहुत भी समझे क्या? सर सिर्फ आर्टिकल के प्रोविजन के लिए एंट्रेंचमेंट लग सकता है क्या दोस्त? हाँ देखो, वैसे तो प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट जो है ना वो आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए लग सकता है। मेमोरेंडम के लिए इन्होंने लिखा नहीं है, पर प्रैक्टिकली मेमोरेंडम में भी एंट्रेंचमेंट प्रोविजन होते हैं। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि आज ही मैं एक ब्लॉग पढ़ रहा था, उसमें मेमोरेंडम में एंट्रेंचमेंट प्रोविजन लिखा हुआ था ऑब्जेक्ट क्लॉज के बारे में। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने बोला था ऑब्जेक्ट क्लॉज में तुम ये काम कर सकते हो, और क्योंकि कंपनी इस काम के बाहर कोई और काम ना करे, इसलिए इसके नीचे हमने एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाल दिया था। मतलब तुम समझो, हमने इसको लॉक कर दिया था। ठीक है सर, अगर इन फ्यूचर एंट्रेंचमेंट हटाना हो तो उस पे आएंगे। एक बार एंट्रेंचमेंट प्रोविजन के बारे में लॉ में क्या लिखा है समझो। एंट्रेंचमेंट प्रोविजन एओए में कंटेन प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट। एओए क्यों लिखा है सर? क्योंकि हम अभी क्लॉज सेक्शन 5 में जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात करता है, इफेक्ट ऑफ सच प्रोविजन, अगर आप एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाल रहे हो तो उससे क्या होगा? एओए में भी ऑल्टर्ड only if the condition or procedure as that are more restrictive than those applicable in case of special resolution are met or complied। मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन में जो कंडीशन लगते हैं उससे ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन अगर कंप्लाई होंगे तभी जाकर के आप ऑल्टर कर सकते हो, ऐसा आप एक प्रोविजन डाल रहे हो। प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट शैल ओनली बी मेड ईदर ऑन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, जब आप कंपनी फॉर्म कर रहे हो, या बाद में अमेंडमेंट कर सकते हो अगर वो अमेंडमेंट अग्री किया है ऑल मेंबर्स, सारे के सारे मेंबर्स प्राइवेट कंपनी के केस में, और स्पेशल रेजोल्यूशन पब्लिक कंपनी के केस में। अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके मेंबर्स अग्री कर रहे हैं तो आप एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाल दो, या अगर सारे के सारे मेंबर्स अग्री कर रहे हैं प्राइवेट कंपनी के तो आप एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाल दो। इस तरीके से आप डाल सकते हो। अब सर सुनो, जब आप अपने आर्टिकल में एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डालते हो ना, सबसे पहला काम क्या करना होता है? जाके आरओसी को बता दे। क्यों आरओसी को बता दे? क्योंकि जैसे ही तुमने आरओसी को बताया, तुमने पूरी जनता को बता दिया। तो वेयर एओए कंटेन्स प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट, जब भी एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन आए, कंपनी नोटिस देगी आरओसी को कि आरओसी हमारे में लग गए।
क्या लग गए? ताले। सर ऑल मेंबर्स मतलब यूनानिमस रेजोल्यूशन? हाँ जी, ऑल मेंबर्स मतलब आप समझ लो यूनानिमस रेजोल्यूशन अभी के लिए, पर प्राइवेट कंपनी के केस में थोड़ा अलग होता है। जब हम यूनानिमस रेजोल्यूशन, जनरल रेजोल्यूशन पढ़ेंगे तब ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होंगे। एक बात समझो दोस्त, अभी आप जो समझ आता जा रहे हैं, समझ आता जा रहे हैं, समझ आते जाओ। जब ये एक बार पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, जब पूरा एक बार रिविजन करेंगे ना, तब आपके आगे के भी पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे कि एसआर क्या है, ओआर क्या है, यूआर क्या है। तो आपको यहाँ पे चीजें ज्यादा बेटर समझ आएगी। पर अभी जो समझते जा रहे हो वो समझते जाओ, जाके आगे जाके आपको टेंशन ना हो। ठीक है, अब सर सुनो, उसके अलावा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शैल बी इन रेस्पेक्टिव फॉर्म्स। अभी मैंने आपको कल टेबल बना के बताया था, ए बी सी डी ई एफ एच जी जे आई, एफ जी एच आई जे। मैंने तुमको कल बताया था ना, कंपनी तीन टाइप, लिमिटेड, लिमिटेड और अनलिमिटेड। लिमिटेड में लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी में विदाउट शेयर कैपिटल, विद शेयर कैपिटल, और अनलिमिटेड में विदाउट शेयर कैपिटल, विद शेयर कैपिटल। ए बी सी डी ई, और नीचे एफ जी एच आई जे, कैसे मैंने बताया था आपको, चेंज करके एफ एच जी जे आई हो जाता है। क्या कर रहे हो सर, ये सब मेरे को समझ नहीं आ रहा है। तो कल की क्लास में किसने बोला था सोने? समझ नहीं आ रहा है वाड़ी, किसने बोला था सोने? कितना प्यार से मैंने तुमको बना करके टेबल समझाया था। ये देखो, इससे ज्यादा इंसान फाउंडेशन का कोर्स कितना ही रिपीट करेगा। ये देखो, मैंने कल तुम्हारे लिए टेबल बनाया था, मिल जाए तो अच्छी बात है। ये देखो, कल टेबल बनाया था तुम्हारे लिए मैंने। लिमिटेड, लिमिटेड, अनलिमिटेड। लिमिटेड में शेयर्स गारंटी, विदाउट शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, विद शेयर कैपिटल, विद शेयर कैपिटल। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, कैसे मैंने बताया था। हाँ, नहीं समझ आया। इंसान किडनी दे दे तुमको, सोना है बस, सुनना नहीं है मेरी बात, फिर तुमको रैंक चाहिए। आ रहा है सर समझ में, बिंदास, पता है मेरे को, मैं कोई किसी ने बोला भी नहीं, पर ठीक है चलो। इधर बैठता है ना एक स्टूडेंट जो सुनता नहीं है। सुनो मेरी बात, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, अब नहीं रहा भाई, ए बी सी डी ई एफ एच जी जे आई। ठीक है, अब से मेरी बात सुनो। आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मैंने बोला आपको, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है उसमें अगर एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाल रहे हो तो रजिस्ट्रार के पास भेज देना, और जो भी मॉडल आप एक्सेप्ट करना चाहो वो मॉडल एक्सेप्ट कर लेना, जो भी टेबल अलग अलग दिए हुए हैं। अब सर मैं ना आपको डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बताना चाहता हूं, जो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट खत्म करके चले जाएंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान है। मेरे बारे में सुन लो, मेरे से सुन लो, फ्लो में खत्म हो जाएगा, आराम से सुन लो। सर एक हमने पढ़ा डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, और एक हमने पढ़ना है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ये क्या होता है सर, समझना। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूं। ऊपर मैंने इसका चार्ट बना रखा है। हाँ सर, ये देखो मैंने चार्ट बना रखा है। अब सर मेरी बात समझो आराम से। एक कंपनी है, ठीक है, और उस कंपनी ने आरओसी में अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फाइल किया है। उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी ने लिखा है हम फाइनेंस का काम करेंगे। फाइनेंस का काम करेंगे मतलब क्या? हम लोगों को लोन देंगे। लेकिन अगर हम 1 करोड़ से ज्यादा लोन किसी को देने की बात कर रहे हैं ना, तो हमको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। ऐसा कहां लिखा है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा है। और उसके अलावा इन्होंने मास्क बेचने के बारे में, या ट्रेडिंग करने के बारे में, या टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, कपड़ों का बिजनेस करने के बारे में कहीं नहीं लिखा है। इन्होंने सिर्फ लिखा है हम फाइनेंस का काम करेंगे। अब मेरे को एक बात बताओ, हुआ क्या, समझना। पहले मैं आपको समझाता हूं सर वापस से, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है सर? अगर इस कंपनी ने कनॉट प्लेस वाले वेंडर को मास्क बेचा, और कल को मास्क की क्वालिटी में कोई इशू आ गया, तो तुम जाकर के कहीं पे भी सू नहीं कर सकते कंपनी को। क्यों सू नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो मास्क बेचने का काम किया ना, ये इसके ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर था, ये इसके ऑब्जेक्ट से बाहर था। ये मास्क इसके ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ नहीं था। तुम सेक्शन 399 के हिसाब से आरओसी के पास जाकर के उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन निकलवा सकते थे, चेक कर सकते थे, पर तुमने नहीं किया। तुम्हारी गलती है, तुम्हारी लापरवाही है, तुम्हारी नेग्लिजेंसी है। हम तुमको हेल्प नहीं कर पाएंगे। दिस इज एन अल्ट्रा वायरस एक्ट, एंड बिकॉज ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस यू आर नॉट अलाउड टू क्लेम एनीथिंग। तो सर डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में क्या आता है? सबसे पहले 399 कहता है तुम्हारे पास जो भी रिकॉर्ड्स हम आरओसी को देते हैं वो तुम्हारे पास अवेलेबल है, थोड़ा सा फीस पे करने पे मिल जाएगा, वहां से तुमको मेमोरेंडम और आर्टिकल भी मिल जाते हैं। उसके अलावा ये सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स माने जाते हैं, और लॉ ये अज्यूम करता है कि जो पर्सन कंपनी के साथ डील कर रहा है ना, उसको ये सारे डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट के बारे में नॉलेज है। ये हम अज्यूम करते हैं सर, लॉ ये अज्यूम करता है, तो इसको कहते हैं डीम्ड नॉलेज। ये होता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस।
तो सर ये तो समझ आ गया था, लेकिन सर अब कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक एक्सेप्शन देखो। कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक तुम एकदम ना बकायदा तुम समझो अच्छे से हो क्या रहा है, क्योंकि सर मैं आपको बता रहा हूं 5 क्वेश्चन कम से कम आपको डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट पे दिखेगा। अभी मैं आपको याद करवा दूंगा, प्लीज मेरे साथ सुन लो। अब डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या है सर? अब ये आप देखो मेमोरेंडम में क्या काम लिखा था, फाइनेंसेस 1 करोड़ रुपए के ऊपर अगर फाइनेंस दे रहा है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अब समझना ये कंपनी ने क्या किया, ये कंपनी ने क्या किया, आ करके शुभम को 2 करोड़ रुपए का लोन दिया, 2 करोड़ रुपए का लोन दिया। अब शुभम ने जाकर के क्या किया, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल चेक किया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चेक किया, वहां पे देखे हाँ भैया फाइनेंसेस कर सकता है, तो फाइनेंसेस कर सकता है, पावर में है, वेरी वेल, हम लोन ले सकते हैं। उसके बाद अचानक से कंपनी सो करके उठ के शुभम के पास आई और बोली शुभम वो 2 करोड़ रुपए वापस कर दे। मैंने बोला क्यों? तो कहते हैं भाई देख वो हमारे ना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ था कि अगर 1 करोड़ से ज्यादा का लोन दे रहे हो ना तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, और हमने ना स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं किया, तुम हमको पैसे वापस कर दो। तो शुभम ने बोला भाई मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि तुमको करना चाहिए था, तुम्हारी गलती थी वो। तो अब कंपनी क्या बोलेगी पता है, शुभम देखो पैसे वापस करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये वैलिड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास ही नहीं किया, तो हमारे पावर में ही नहीं था। तो अब शुभम बोलेगा बेटा सुन, लॉ पढ़ाता हूं मैं, मेरे को पता है कि ये जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना या नहीं करना था ना, वो कंपनी का इंटरनल अफेयर है, इंटरनल अफेयर है, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता तुमने पास किया कि नहीं किया। मेमोरेंडम में लिखा है तुम 1 करोड़ रुपए के ऊपर लोन दे रहे हो तो तुम एसआर पास करोगे। तुमने मेरे को 2 करोड़ का लोन दिया है तो मैं ये मान सकता हूं कि तुमने एसआर पास किया है। कंपनी इंटरनली अपना कंप्लायंस कर रही है नहीं कर रही है वो मेरा जिम्मा नहीं है भाई। इट इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक वेदर एसआर हैज बीन पास्ड और नॉट। लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू इन अ डिफरेंट मैनर. Let me change the game a little bit. Let me say that company has taken a loan from Shubham of 2 करोड़ और कंपनी के एमओए में लिखा हुआ था कि आप लोन ले सकते हो, बिल्कुल लोन ले सकते हो, आपके एमओए में लिखा हुआ था। अब कंपनी क्या कह रही है पता है? कंपनी क्या कह रही है, ये जो हमने लोन लिया है ना शुभम तेरे से, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। क्यों? क्योंकि हमको ना एसआर पास करना था और हमने एसआर पास नहीं किया। तो शुभम बोलेगा ऐसी तैसी तुम्हारी भैया, तुमने एसआर पास नहीं किया वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, मैं इधर आउटसाइडर हूं, मैं एक्सटर्नल पार्टी हूं। मैं क्या हूं सर? मैं आउटसाइडर हूं। मैं बाहर से बैठ करके कैसे पता करूं तुमने एसआर पास किया है कि नहीं किया है? मेरे को किधर से पता चलेगा? मेरा काम ये है, मैंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जाके चेक कर लिया, क्या तुम लोन ले सकते थे? हाँ तुम लोन ले सकते थे। क्या तुमको 1 करोड़ के ऊपर कुछ करना था? हाँ करना था, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना था। मैं ये मान लूंगा तुमने एसआर पास कर लिया, मेरी जिम्मेदारी नहीं है ये तुम्हारा घर का मैनेजमेंट है, ये तुम्हारा इंडोर मैनेजमेंट है कि तुमने एसआर पास किया कि नहीं किया, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। दिस इज वेरी वेल अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नॉट अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। और वैलिड है तो मैं तेरे से पैसे भी लूंगा, इंटरेस्ट भी लूंगा, नहीं देगा तो जाके तेरे ऊपर केस भी कर दूंगा। ठीक है, मेरे को क्या करना है तुम जानो, इंटरनल मैटर्स। करेक्ट। तो सर इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज एन एक्सेप्शन टू डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलता है? वो कंपनी को बचाता है, कंपनी को बोलता है बाहर वाले तुम पब्लिक डॉक्यूमेंट एक्सेस कर लो, कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। उसका एक एक्सेप्शन है कि इनसाइडर चीजें जो है ना, उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट लगेगा। उसमें हम ये मानेंगे कि कंपनी को इंटरनली जो भी काम करना था वो काम कंपनी ने इंटरनली कर लिया। पर सर अब डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट किसके फेवर में है? वो आउटसाइडर्स के फेवर में है। पर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के भी 3 एक्सेप्शन है। 3 एक्सेप्शन, ये एकदम ध्यान से याद कर लो दोस्त, एकदम मजा आ जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। तीन एक्सेप्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के। कितने सर? 3 एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन है सर बताओ? सबसे पहला नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी मतलब क्या सर? शुभम जब 2 करोड़ रुपए का लोन दे रहा था ना कंपनी को, उसको पता था कि एसआर पास करना है, उसको पता था कि एसआर इन्होंने नहीं पास किया है, फिर भी लोन दे रहा है। तो शुभम, यू हैड द नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी एंड स्टिल इफ यू आर कॉन्शियसली डूइंग दैट ट्रांजैक्शन ना, देन इन दैट केस डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट विल नॉट कम टू सपोर्ट यू, इट विल नॉट कम इन फेवर। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट उसमें एप्लीकेबल नहीं होगा अगर आपको नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी थी। दूसरा, नेग्लिजेंस। सर नेग्लिजेंस मतलब क्या? अरे सर शुभम ने कंपनी को लोन दिया और कंपनी को बोला एसआर पास किया है तुमने? हाँ उसने बोला एसआर पास किया है। अब उसमें अगर आप एसआर देखोगे ना तो एसआर में स्पेशल रेजोल्यूशन का डॉक्यूमेंट था और नीचे में सिग्नेचर की बात थी और सिग्नेचर का स्पेस ब्लैंक है। अरे मेरे को एक बात बताओ, तुमने एसआर पास किया है तो एक वैलिड डॉक्यूमेंट तो दोगे ना,
ऐसा इनवैलिड डॉक्यूमेंट तो नहीं दोगे। और मेरे को ये डॉक्यूमेंट देख के मेरे को शक हुआ कि भाई कुछ तो गड़बड़ है शुभम, पर फिर भी मैंने बोला जान देना, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है ना अपने को बचाने के लिए। तो डॉक्ट्रिन बोलेगा नको भैया, नेग्लिजेंस किया तुमने, तुमको थोड़ी सी भनक थी कि कुछ गड़बड़ है, अगर तुम थोड़ा सा भी एफर्ट डालते ना तुमको पता चल जाता कि नॉन कंप्लायंस है। अगर तुम थोड़ा सा भी एकदम बेसिक ड्यू डिलिजेंस भी करते ना तुमको पता चल जाता कंपनी ने एसआर नहीं पास किया, फिर भी तुमने ड्यू डिलिजेंस नहीं किया, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के भरोसे बैठे रहे, तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं है तुम्हारे लिए। अगर तुम डीआईएम का फायदा उठा रहे हो तो डीआईएम तुम्हारे लिए नहीं है। और तीसरा केस सर फोर्जरी। सर फोर्जरी एक ऐसा केस है ना जिसमें लॉ अपने हाथ खड़े कर देता है, बोलता है मैं यहां कुछ नहीं कर सकता। फोर्जरी मतलब क्या सर? अरे वही जो अपने स्कूल के डायरी में तुम करते थे ना, जब स्कूल टीचर कहती थी इसमें पापा का सिग्नेचर लेके आ जाना, और तुम पापा को बताए बिना पापा का सिग्नेचर लेके चले जाते थे अपने हाथ से, या मम्मी का सिग्नेचर लेके चले जाते थे, उसको फोर्जरी कहते हैं। पता है कितना बड़ा पाप है वो? कहां सर पाप? कितने सारे डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए, कहां से पाप? सर सुनो, सर सुनो, सुनो, डोंट वरी स्वाति, हम फिर से पढ़ेंगे इसको, टेंशन मत लो। 4 बार तो पढ़ना ही अपने को, 4 तो क्वेश्चन में। तो सर तीसरा पॉइंट है फोर्जरी। फोर्जरी मतलब क्या सर? समझो, अगर ये जो डॉक्यूमेंट है ना लोन का, आपने लोन दिया तो लोन अग्रीमेंट साइन करना था। अब लोन अग्रीमेंट में साइन सिर्फ यश कर सकता था, लेकिन उस कंपनी के सीएस ने क्या किया पता है? यश का सिग्नेचर यहां पर छाप करके दे दिया, नकली सिग्नेचर। कंपनी के सीएस ने क्या किया? यश का नकली सिग्नेचर यहां पे डाल करके दे दिया, बेसिकली फोर्जरी किया। अब मेरे को क्या पता यश कैसा साइन करता है? तो सर फोर्जरी के केस में ना लॉ पूरा अपना हाथ पीछे कर लेता है और कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट उसमें एप्लीकेबल नहीं होगा, ये पूरा ट्रांजैक्शन वॉइड हो जाता है। बिकॉज फोर्जरी जहां पे आता है ना सर, वहां पे लॉ पीछे हट जाता है। फोर्जरी के केस में एवरीथिंग बिकम्स वॉइड एब इनिशियो, फोर्जरी कैन नेवर बी वैलिड। ठीक है? तो सर पॉइंट क्या है? सर पॉइंट क्या है? पॉइंट यह है कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नाम की एक चीज होती है, और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नाम की जो चीज होती है ना, वो अगर आप कर रहे हो, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या लिखा है सर देख लो। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को ना प्यार से टर्कवान रूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? टर्कवान रूल। क्यों टर्कवान रूल कहते हैं? क्योंकि रॉयल ब्रिटिश बैंक और टर्कवान का एक केस था, बहुत पुराना केस है सर, रॉयल ब्रिटिश बैंक आरबीबी वर्सेस टर्कवान का एक केस था, जिसमें यह डिसाइड हुआ था कि कंपनी का इंडोर अफेयर इज कंपनीज प्रॉब्लम। तुम्हारे घर की बात तुम जानो, घर की बात घर में जानो, हमको फर्क नहीं पड़ता। इसको टर्कवान लॉ भी कहते हैं। If an act is authorized by MOA, outsider can assume all formalities are observed. अगर MOA में किसी चीज का परमिशन मिल गया है तो उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट करना है, जो साइन करेगा, जो एसआर पास करना है, जो भी करना है, वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम ये मान लेंगे। If a director is signing, assume that the director has authority. अगर कोई डायरेक्टर लोन के अग्रीमेंट में साइन कर रहा है, मतलब ये मान लो उसकी अथॉरिटी, हम उसको इंस्पेक्ट नहीं कर सकते। पर ये टर्कवान रूल के 3 एक्सेप्शन है सर। पहला, अगर आपको नॉलेज था उसके बारे में, नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। दूसरा, अगर आप नेग्लिजेंट थे, मतलब तुम थोड़ी सी मेहनत करते ना तो तुमको पता चल जाता कि गड़बड़ है, पर तुमने वो मेहनत नहीं की। और तीसरा, फोर्जरी। अगर फोर्जरी का केस है ना तो हम पीछे हाथ खड़े कर लेंगे। दोस्तों, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट यहां से शुरू होता है और मेरे नोट्स में यहां खत्म हो जाता है। ठीक है? नहीं, रुक जाओ, सॉरी, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट यहां से शुरू होता है और मेरे नोट्स में क्या हो रहा है ये? अच्छा ठीक है, मेरे नोट्स का प्रिंट नहीं आया, रुक जाओ। ओफो, हाँ सर, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में जो है ना दोस्तों, सुनो ना, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट यहां से शुरू होता है और ये खत्म होता है यहां पे, फोर्जरी पे। सर ये जो पैराग्राफ है ना यहां से यहां तक, ये जो पैराग्राफ है ना यहां से यहां तक, ये बस अभी हम याद करेंगे और क्लास खत्म कर देंगे। अभी बस ये पैराग्राफ याद करेंगे सर और खत्म कर देंगे। जितने पॉइंट्स है सारे पॉइंट्स याद करेंगे सर। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, सबसे पहला पॉइंट, पर्सन डीलिंग विद द कंपनी कैन नॉट बी अज्यूम टू हैव नॉलेज ऑफ इंटरनल प्रॉब्लम्स ऑफ द कंपनी। जो कंपनी के साथ डील कर रहा है उसको कंपनी के इंटरनल प्रॉब्लम्स के बारे में उसको नहीं पता होगा। आप ये नहीं अज्यूम कर सकते कि उसको इंटरनल प्रॉब्लम्स के बारे में पता है। ठीक है? स्टेक होल्डर्स नीड नॉट इंक्वायर whether the necessary meeting was convened and held properly or whether necessary resolution was passed properly. They are entitled to take it for granted as if it is all done.
पहले क्या कहा सर, पहले इन्होंने कहा कि जो पर्सन जो कंपनी के साथ डील कर रहे हैं उसको कंपनी के अंदर की खबर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। और दूसरा, स्टेक होल्डर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, उनको ये इंक्वायर भी नहीं करना पड़ेगा कि क्या तुमने मीटिंग बुलाई थी, क्या मीटिंग ठीक से होल्ड हुआ था, क्या तुमने रेजोल्यूशन पास किया था। ये तुमको बिल्कुल भी पूछने की जरूरत नहीं है, तुम ये अज्यूम कर सकते हो कि ये सब ठीक से हुआ ही होगा। और तीसरा, द डॉक्ट्राइन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट एक्सटर्नल मेंबर्स। किसकी सेवा करता है सर, बाहर के लोगों की। एंड स्टेट्स दैट पीपल आर एंटाइटल्ड टू प्रिज्यूम दैट इंटरनल प्रोसीडिंग्स आर एज पर द डॉक्यूमेंट सबमिटेड विद आरओसी। जैसा तुमने आरओसी को कहा है वैसा ही तुम्हारा अंदर काम हुआ है, ये अज्यूम करने के लिए आप एंटाइटल्ड हो। सर तीन बातें कही। सबसे पहली बात, हिंदी में याद करो, कल इंग्लिश में याद करेंगे, आज हिंदी में याद करो। जो पर्सन है उसकी ये जिम्मेदारी नहीं है, उसको ये तुम उससे ये नहीं अज्यूम कर सकते कि उसको इंटरनल प्रॉब्लम्स के बारे में पता है, उसको इंटरनल प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं पता है। दूसरा, स्टेक होल्डर्स जो है वो उनकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो जाकर के पूछे मीटिंग ठीक से बुलाई थी ना, ठीक से करी थी ना, रेजोल्यूशन पास किया था, नहीं। तीसरा पॉइंट ये है कि जो ये एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं ना, उनके फेवर में ये डॉक्ट्रिन है, और ये डॉक्ट्रिन ये मान लेता है दैट पीपल आर एंटाइटल्ड टू प्रिज्यूम दैट इंटरनल प्रोसीडिंग्स आर एज पर द डॉक्यूमेंट्स व्हिच हैव बीन सबमिटेड टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। अगर तुमने आरओसी को बोला एसआर पास हुआ है तो एसआर पास हुआ है। ये पहला 3 पॉइंट हो गया सर। ये क्या हो गया, इंट्रोडक्शन। पहला क्या है सर, कीवर्ड क्या है, यू कैनॉट अज्यूम टू हैव नॉलेज ऑफ इंटरनल अफेयर्स। आपको इंटरनल अफेयर्स का नॉलेज नहीं होगा। दूसरा, स्टेक होल्डर्स, उनको ये पूछना जरूरी नहीं है कि तुमने मीटिंग करी कि नहीं करी। और तीसरा, एक्सटर्नल मेंबर्स को प्रोटेक्ट करता है, ये अज्यूम करता है कि पीपल आर एंटाइटल्ड टू प्रिज्यूम की इंटरनल प्रोसीडिंग जैसा बोला गया है वैसा हो गया है। अब सर, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट और डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में क्या है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अराउंड 150 इयर्स अगो आया था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। पहले डीसीएन आया, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, फिर इंडोर मैनेजमेंट आया। द रोल ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज अपोज टू द रोल ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। Whereas the constructive notice protects the company against outsiders, indoor management protects outsiders against the action of the company. This doctrine is a possible safeguard against the possibility of abusing. अगर आप कंस्ट्रक्टिव नोटिस को अब्यूज करने की कोशिश करोगे ना तो इंडोर मैनेजमेंट आके बचा लेता है। 4 पॉइंट बोला सर। एक ही पैराग्राफ में 4 पॉइंट है। पहला तो 150 साल अगो पहले आया है। दूसरा, आपको अपोज करने के लिए आया है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस के ऑपोजिट है इंडोर मैनेजमेंट। ये इंडोर मैनेजमेंट आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करता है, जबकि कंस्ट्रक्टिव नोटिस इनसाइडर को प्रोटेक्ट करता है। और कंस्ट्रक्टिव नोटिस का आप अब्यूज ना करो, इसलिए इंडोर मैनेजमेंट की पॉलिसी बनी है। ये 4 पॉइंट है सर, ठीक है। पहले ऊपर 3 पॉइंट थे, फिर यहां पे 4 पॉइंट लिखे हैं। फिर उसके बाद बेसिस ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ये जो डॉक्ट्रिन आया इसका बेसिस क्या है, वही पॉइंट रिपीट है सर। इसका बेसिस ये है, वॉट एवर हैपेंस इन गोवा स्टेज इन गोवा। नहीं, सॉरी। वॉट एवर हैपेंस इंटरनल टू अ कंपनी इज नॉट अ मैटर ऑफ पब्लिक नॉलेज। घर में जो चीजें हो रही है वो बाहर समाज में जाके बताना नहीं होता है। वॉट एवर हैपेंस इंटरनल टू अ कंपनी इज नॉट अ मैटर ऑफ पब्लिक नॉलेज। एन आउटसाइडर कैन ओनली प्रिज्यूम द इंटेंशंस ऑफ द कंपनी बट नॉट नो द इंफॉर्मेशन दैट ही हैज नोन इन प्रिवी टू। जिसका उसको एक्सेस नहीं है वो उसको नहीं पता चलेगा। इफ नॉट फॉर द डॉक्ट्रिन द कंपनी कुड एस्केप क्रेडिटर्स बाय डिनाइंग द अथॉरिटी ऑफ ऑफिशियल्स टू एक्ट ऑन दिस बिहाफ। मतलब क्या सर, कंपनी क्या करती पता है, कंपनी लोन लेती शुभम से, और फिर क्या कहती, शुभम तूने लोन दिया था तो किसने साइन किया था। अच्छा, स्नेहा ने साइन किया था क्या। अरे नहीं, स्नेहा को तो अथॉरिटी नहीं है, यश को अथॉरिटी है, तो तेरा लोन जो है तू भूल जा। तो भाई ऐसा नहीं होता। अगर तुम ये पॉलिसी डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं बनाते ना तो ये प्रॉब्लम होती कि कंपनी अपने क्रेडिटर्स को हकाल देती, बोलती क्रेडिटर्स हमारा तुमसे कोई लेना देना ही नहीं है। इफ नॉट फॉर द डॉक्ट्रिन द कंपनी कुड एस्केप क्रेडिटर्स बाय डिनाइंग द अथॉरिटी ऑफ ऑफिशियल्स टू एक्ट ऑन इट्स बिहाफ। वो बोलती है अरे स्नेहा ने साइन किया गया, स्नेहा को तो अथॉरिटी नहीं है। अरे हमको क्या पता अथॉरिटी नहीं है, वो तुम्हारे बिहाफ में साइन कर रही है तो हमको लगा अथॉरिटी होगी। पर सर 3 एक्सेप्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के। एक तो नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, दूसरा नेग्लिजेंस, तीसरा फोर्जरी। नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी क्या है, इन केस दिस आउटसाइडर हैज एक्चुअल नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी विद इन द कंपनी। अगर आपको पता था गड़बड़ है फिर भी आप कर रहे हो तो डॉक्टर ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं लगेगा। द बेनिफिट अंडर डीआईएम विल नॉट नो लॉन्गर बी अवेलेबल। इन फैक्ट ही और शी में विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ इरेगुलरिटी। तुमको तो गलत काम का हिस्सा माना जाएगा। दूसरा, नेग्लिजेंस। अगर मिनिमम एफर्ट डाल के, थोड़ी सी हिम्मत करके, थोड़ी सी मेहनत करके अगर तुमको इरेगुलरिटी का पता चल जाता फिर भी तुमने कोशिश नहीं की ना तो उसको नेग्लिजेंस कहते हैं। और नेग्लिजेंस के केस में आपको इनसाइड इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और फोर्जरी का पढ़ लो सर। द रूल डज नॉट अप्लाई वेयर अ पर्सन रिलाइज अपॉन अ डॉक्यूमेंट दैट टर्न्स आउट टू बी फोर्ज्ड सिंस नथिंग कैन वैलिडेट फोर्जरी। The rule does not apply where a person relies on document that turns out to be forged। जैसे कि सीएस ने गलत सिग्नेचर कर दिया तो क्या सर, नथिंग कैन वैलिडेट फोर्जरी। फोर्जरी को वैलिडेट करने के लिए कुछ भी नहीं है। अ कंपनी कैन नेवर बी हेल्ड बाउंड फॉर फोर्जरीज कमिटेड बाय इट्स ऑफिसर। आप कभी भी उसके ऑफिसर्स अगर फोर्जरी करते तो कंपनी को लायबल नहीं ठहरा सकते। फोर्जरी किया, कंपनी देखो, बैंक देखो, तुम जानो, तुम्हारा वो बंदा जाने, हम नहीं जानते।
ठीक है, ये सर आपका डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है। अब सर मेरी बात सुनो, सुनो 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 सुनो, आज का आपका होमवर्क, क्वेश्चन बैंक जो अपडेटेड है, क्वेश्चन बैंक जो मैंने ड्राइव में अपडेट कर दिया है। सर नेग्लिजेंस का एग्जांपल दो, नेग्लिजेंस का एग्जांपल मैंने आपको दिया ना बेटा, स्वाति मैंने आपको, स्वाति नहीं स्नेहा, मैंने नेग्लिजेंस का एग्जांपल दिया ना कि आपने स्पेशल रेजोल्यूशन देखा, वो स्पेशल रेजोल्यूशन में नीचे सिग्नेचर ही नहीं था, तो आपने कैसे रिलाई किया वो एसआर पे? आप कम से कम साइंड डॉक्यूमेंट मांगते तो आपको पता चल जाता कि एसआर पास ही नहीं हुआ है, तो आपका काम हो जाता, पर आपने साइंड डॉक्यूमेंट मांगा ही नहीं, यू वर नेग्लिजेंट। मुक्ता क्वेश्चन बैंक अभी डिस्कस नहीं करेंगे बेटा, क्लास के 2 कदम आगे मत चलो, क्लास के साथ साथ चलो, आपका क्वेश्चन जो है वो मैं कल ले लूंगा। आप ये क्लास के आज शुरू में पूछ रहे थे जबकि हमने डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट डिस्कस भी नहीं किया था। और ये जो पॉइंट अभी आप पूछ रहे हो ना मुक्ता, अभी जस्ट मैंने आपको समझाया, ये जो पॉइंट है ना, ये अभी जस्ट मैंने आपको समझाया, आप लोग ना सुनते नहीं हो। आप जो पूछ रहे हो कि इफ नॉट फॉर द डॉक्ट्रिन द कंपनी कुड एस्केप द क्रेडिटर्स, इसका क्या मतलब है, ये मैंने अब भी समझाया बेटा, कि अगर आप ऐसा डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं करते तो कंपनी शुभम से लोन लेता और शुभम को बोलता, अरे शुभम जब तुमने लोन एग्रीमेंट बनाया था तो कौन साइन किया था? अच्छा स्नेहा ने साइन किया था क्या? स्नेहा नहीं साइन कर सकती, यश साइन कर सकता है। तो भाई मेरे को क्या पता स्नेहा साइन करती है कि यश साइन करते हैं? तो वो इंडोर मैनेजमेंट है जो आकर के बचाता है। अगर नहीं होता इंडोर मैनेजमेंट तो कंपनी अपने क्रेडिटर्स से बच जाती, कंपनी कुड हैव एस्केप्ड द क्रेडिटर्स। सुना करो बच्चों, सुना करो, क्लास में सारी चीजें क्लास में होती है, सुना करो बस क्लास में, ठीक है? अब सर मेरी बात सुनो, मैं ये जो क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक मैंने अपलोड कर रखा है, कहां पे अपलोड कर रखा है? ये मैंने अपलोड कर रखा है ड्राइव पे, पूरा अपडेटेड नहीं है इसके, लेकिन शुरू के 15 क्वेश्चंस अपडेटेड है, कल पक्का ये पूरा क्वेश्चन बैंक अपडेट हो जाएगा और समरी नोट्स भी पूरी अपडेट हो जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको ये कहना चाहता हूं, कौन कौन से क्वेश्चन आप होमवर्क में आज करने वाले हो, लिखो इसको, नोट करना शुरू करो, बाद में मत बोलना पेन नहीं मिला, क्या था, नोट करना शुरू करो। होमवर्क, क्वेश्चन 1 होमवर्क, क्वेश्चन 2 होमवर्क, क्वेश्चन 3 होमवर्क, क्वेश्चन 5 गुड क्वेश्चन होमवर्क, क्वेश्चन 6 होमवर्क, क्वेश्चन 7 होमवर्क, क्वेश्चन 8 होमवर्क, क्वेश्चन 9 होमवर्क। सर मेरे को एक बात बताओ, सेक्शन 8 कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है ना? सेक्शन 8 कंपनी जो है वो डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है ना? सेक्शन 8 कंपनी जो है वो डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है ना? नहीं सर, सेक्शन 8 कंपनी डिविडेंड, जायद और हिमांशु मेरे को ताने मार रहे हैं, सर पूरा ही दे दो ना, एक काम करो ना, छोड़ दो मत करो, रैंक मैं ले आता हूं, तुम रहने दो, तुम बस पास हो लो खींच के, तुमको मेहनत ही नहीं करनी है। अरे तुमको डॉक्टर ऑफ इंडोर मैनेजमेंट रटवा दिया, तुमको सेक्शन 8 के पॉइंट्स रटवा दिया, तुमको सारे प्रोविजंस करवा दिए, क्वेश्चन बैंक करने में क्या प्रॉब्लम है तुमको? कैसे आएगी बेटा रैंक? फिर तो उम्मीद ही छोड़ दो भाई, फिर तो एकदम ये भगवान से दुआ करो, भगवान अगर होता है तो पास दे दे, नहीं तो रहने दे, मेरे से मेहनत नहीं होगी, और फिर सीए फाइनल तो भूल ही जाओ। अरे 10 क्वेश्चन मैंने गिनाए नहीं, 16 क्वेश्चन तक अपडेटेड है, 10 क्वेश्चन मैंने गिनाए नहीं, तुम्हारा ताना आ गया। हाँ तुम मत करो, जिनको नहीं करना है रहने दो, जिनको पास होना है वो करके हो जाएंगे बेटा, जिनको नहीं करना है तुम रहने दो, तुम सुनो ही मत होमवर्क मैंने बोला है। ये नाम यहां कहां से आ गया पता नहीं, इसको काटना पड़ेगा। अच्छा सब जगह ऊपर आ रहा है, ओके। क्वेश्चन 10 होमवर्क बेटा, सिंपल है, सेक्शन 8 कंपनी जो है वो आपके इक्विटी शेयर्स इशू नहीं कर सकती, सॉरी डिविडेंड नहीं डिक्लेयर कर सकती, इक्विटी शेयर क्या। क्वेश्चन 11 होमवर्क, क्वेश्चन 12 होमवर्क और क्वेश्चन 15 होमवर्क। बेसिकली क्वेश्चन 15 तक आपका सारा कुछ होमवर्क है सर, 3 कॉन्सेप्ट है बस, सेक्शन 8 कंपनी का कॉन्सेप्ट है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, और एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है,
ठीक है, ये 3 कॉन्सेप्ट का इतना बार लैंग्वेज रिपीटेशन होगा ना कि आपको लैंग्वेज रटा जाएगा। अब सर ये जो इतने सारे होमवर्क है ना, ये सारे आपको रीड करने हैं। कल जब आप क्लास में आओगे तो इसमें से एक क्वेश्चन मैं आपसे क्लास में लिखवाऊंगा, और फिर आप अपना परफॉर्मेंस लिख करके देखना कि जब मैंने क्लास में कॉन्सेप्ट सुना, घर जाके मैंने पढ़ाई की, घर जाके मैंने क्वेश्चन रीड किया, और अगले ही दिन मैं उसको क्लास में लिख रहा हूं, तो मेरा परफॉर्मेंस कैसा आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 15 तक सारी चीजें होमवर्क है। बीच 15 क्वेश्चन नहीं है टेक्निकली, क्योंकि जैसे आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऐसे जगह ब्लैंक छोड़ दिया है। ठीक है, ये ब्लैंक क्यों छोड़ा है सर? क्योंकि यहाँ का जो क्वेश्चन था ना, ये किसी और क्वेश्चन के साथ जाके मर्ज हो गया है। मैं लास्ट में ये सारी चीजें हटा दूंगा, इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ प्रिंट मत करो, पर प्रिंट भी करोगे 15 क्वेश्चन तक तो एब्सोल्युटली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटैक्ट रहेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला कि लास्ट में समरी नोट्स और क्वेश्चन बैंक अलग से आपको पूरा मिलेगा ही। पर 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 क्वेश्चन नंबर 15 तक आप लोगों के होमवर्क हैं दोस्तों। देखो, जो लोग कल होमवर्क करके आएंगे, जो लोग कल होमवर्क करके आएंगे, मेरे को दिखेगा, मेरे को पता चलेगा कौन मेहनत कर रहा है। तुम लोगों के साथ साथ मैं मेहनत करूंगा। अगर तुम बहाने मारोगे सर नहीं हो रहा है, सर पढ़ाई ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो सिर्फ सिर्फ तुम्हारे एक्सक्यूजेस है। दोस्त, कोई भी टीचर ना तुमको रैंक नहीं दिला सकता, तुमको सिर्फ रैंक का रास्ता दिखा सकते हैं। चलना तुमको है, पैर छीलेंगे तुम्हारे, पैर जलेंगे तुम्हारे, रैंक आएगी तुम्हारी, खुशी होगे तुम और तुम्हारे माँ बाप, और किसी को कुछ नहीं मिलना है। ठीक है, तो मेहनत करने के ना कभी पीछे मत हटना। 15 क्वेश्चन में से एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो तुमको मैंने क्लास में रटाया नहीं है। ठीक है, तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जा करके कर लो और अच्छा लगेगा। कभी भी ना रात को ऐसा लगे यार नींद नहीं आ रही है, क्या कर रहा हूं मैं लाइफ में, तो एक ही चीज समझ लेना, उस दिन तुमने मेहनत नहीं की है। मेरे को तो रात को जो नींद आती है बॉस, जो सही नींद आती है, एकदम सेटिस्फैक्शन की, आज तो दिन में जान लगा दी अपन ने। ठीक है, तो पढ़ाई कर लो और अपन कल मिलते हैं। चलो गाइस, थैंक यू। जिनका हो गया वो जा सकते हैं, जिनका डाउट है वो रह जाएं प्लीज, एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो शार्प एट 5:30 PM। बाय बाय।